हेलो दोस्तों। पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 10। हेडिंग: बेबीलोन शहर का सबसे खुशकिस्मत आदमी। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी सारूनादा अपने कारवां में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे, इसलिए वह बेहतरीन वस्त्र पहनता था। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह बहुत तेज भागने वाले अरबी घोड़े पर सवारी करता था। उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं होता कि अंदर से वह परेशान है। दमिश्क से वापस लौटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल सारूनादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। खूंखार अरब जनजातियां कारवाओं को लूटने की फिराक में रहती हैं, परंतु उसे इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास घुड़सवार रक्षकों का समूह था जो कारवां की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। सारूनादा के साथ एक युवक चल रहा था जिसे वह दमिश्क से ला रहा था। उसी की वजह से सारूनादा परेशान था। उस युवक का नाम हादान गुला था, जो उसके पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था। वह गुला का इतना कृतज्ञ था कि उसके कर्ज को कभी नहीं उतार सकता था। वह अरद गुला के पोते के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु उसने इस बारे में जितना सोचा, यह काम उसे उतना ही मुश्किल लगा। सबसे बड़ी मुश्किल वह युवक स्वयं था। उस युवक ने हाथों में अंगूठियां और कान में छल्ले पहन रखे थे। यह देखकर सारूनादा ने सोचा, वह सोचता है कि आभूषण मर्दों के लिए होते हैं, परंतु उसके पास अपने दादा का संकल्पवान चेहरा भी है। उसके दादा ने इस तरह के भड़कीले वस्त्र कभी नहीं पहने। बहरहाल मैं चाहता था कि वह मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे आशा थी कि वह कोई ढंग का काम शुरू करे और अपने पिता से, जिन्होंने विरासत में मिले धन को गंवा दिया था, दूर रहे। हादान गुला ने उसके विचारों में बाधा डाली। आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? अपने कारवां के साथ लंबी यात्राओं पर क्यों जाते हैं? आप कभी जिंदगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? सारूनादा मुस्कुराया। जिंदगी का आनंद? अगर तुम सारूनादा की जगह होते तो तुम जिंदगी का आनंद लेने के लिए क्या करते? अगर मेरे पास आपके जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यात्रा नहीं करता। धन मेरे पर्स में जितनी तेजी से आता, मैं उसे उतनी ही तेजी से उड़ा डालता। मैं सबसे महंगे कपड़े और दुर्लभ रत्न खर पहनता। मैं इसी तरह की ज़िंदगी जीता, क्योंकि इसी तरह जीने में तो आनंद है। सारूनादा के मुंह से बरबस निकल पड़ा। तुम्हारे दादाजी आभूषण नहीं पहनते थे। फिर भी उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा, क्या तुम कभी काम नहीं करते? हादान गुला ने जवाब दिया, काम तो नौकर करते हैं। सारूनादा ने अपने होंठ काट लिए, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से सवारी करते रहे जब तक कि पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई। यहाँ उसने अपने घोड़े की रास खींची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रही घाटी, और नीचे देखो, वहाँ पर तुम्हें बेबीलोन की दीवारें धुंधली दिख सकती हैं। वह मीनार बेल का मंदिर है। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो तुम इसके ऊपर अमर का धुआं भी देख सकते हो। हादान गुला बोला, तो बेबीलोन यह है। मैं हमेशा मैं हमेशा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर को देखना चाहता था। बेबीलोन, जहाँ मेरे दादाजी ने दौलत कमाई थी। काश वे अब भी जिंदा होते। अगर वे जिंदा होते तो हमारी आर्थिक हालात इतने खराब नहीं होते। तुम यह क्यों नहीं चाहते तुम यह क्यों चाहते हो कि वे इस धरती पर अपने निर्धारित समय से ज़्यादा रहते? तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पद चिन्हों पर चल सकते हो, परंतु हम दोनों में ही उनके जितनी प्रतिभा नहीं है। पिताजी और मैं दोनों ही धन को आकर्षित करने का रहस्य नहीं जानते हैं। सारूनादा ने कोई जवाब नहीं दिया।
पर अपने घोड़े की रास ढीली कर दी। फिर वह कुछ सोचता हुआ घाटी की पगडंडी से उतरने लगा। उनके पीछे कारवां लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था। कुछ समय बाद वे राजमार्ग पर पहुंच गए और सिंचित खेतों में से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गए। 3 बूढ़े किसान एक खेत की जुताई कर रहे थे। सारूनादा का ध्यान उनकी तरफ गया। वे उसे जाने पहचाने लगे। कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरें और आपको वही लोग वहीं पर जुताई करते मिलें। बहरहाल उसके दिल ने कहा कि वे वही थे। उनमें से एक हल को कमजोरी से पकड़े था, बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोंच रहे थे ताकि वे ढंग से काम करें। 40 साल पहले उसे इन लोगों से ईर्ष्या होती थी। उस समय उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी की अदला बदली करने में उसे कितनी खुशी होती, परंतु अब कितना फर्क था। उसने गर्व से अपने पीछे आते कारवां, बेहतरीन ऊँटों और गधों को देखा, जिन पर दमिश्क से कीमती सामान का ऊंचा ढेर लदा हुआ था। यह सब उसका था। यह उसकी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने जुताई करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग 40 साल पहले जहाँ थे अब भी वहीं पर हैं। वे अब भी उसी खेत को जोत रहे हैं। ऐसा लगता तो है, परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे वही लोग हैं? सारूनादा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है। उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थी। वह अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता? वह वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता? फिर उसके दिमाग में अरदगुला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर कौंध गई। उसके और युवक के बीच का अवरोध तत्काल गायब हो गया। परंतु इस अभिमानी युवक की मदद कैसे कर सकता है, जिसके दिमाग में फिजूल खर्ची के विचार भरे थे और हाथों में रत्न थे? काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था, परंतु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को हे दृष्टि से देखते हो और खुद को श्रेष्ठ मानते हों। बहरहाल वह अरदगुला का इतना आभारी था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। उसे पूरी कोशिश करनी ही थी। उसने और अरदगुला ने कभी आधी अधूरी कोशिश नहीं की थी। वे ऐसे लोग नहीं थे। उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौंध गई। फिर आपत्तियां आईं। उसे अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने से उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, परंतु तत्काल निर्णय लेने की आदत के कारण उसने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और कर्म करने का फैसला किया। उसने सवाल किया, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे योग्य दादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने, जिस वजह से हम दोनों ही दौलतमंद बन गए? युवक ने उतावलेपन से कहा, इसके बजाय आप मुझे सीधे सीधे यह क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। सारूनादा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, हम इन जुताई करने वाले लोगों से शुरू करते हैं। तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। मेरे साथ मेडिंगो नाम का किसान था। इन लोगों को जुताई करते देखकर उसने नाक भौं सिकोड़ी थी और कहा था कि वे लापरवाही से खेत जोत रहे थे। मेडिगो मेरे पास ही जंजीर से बंधा था। उसने कहा, इन आलसी लोगों को देखो, हल पकड़ने वाला गहराई से जोतने की कोशिश नहीं कर रहा है। बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्ग पर नहीं रख पा रहे हैं। इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हादान गुला ने हैरानी से पूछा, आप और मेडिगो जंजीर से बंधे थे? हाँ, हमारी गर्दन पर कांसे के पट्टे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी। उसके पास में ही भेड़ों का चोर जोबैदो था, जिससे मैं पहले हारून में मिला था। सबसे अंत में जो व्यक्ति था उसे हम समुद्री डाकू कहते थे, क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था। हमारे ख्याल से वह जहाजी था।
क्योंकि जहाजियों की तरह ही उसके सीने पर भी 2 सांप गुदे हुए थे। जंजीरें इस तरह से बंधी थी ताकि 4 लोग एक साथ चल सकें। आप गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़े थे? हादान गुला हैरानी से पूछा। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कभी गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बातें करते थे, परंतु उन्हें कभी इस बात की ओर संकेत नहीं किया। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें सबसे गहरे रहस्य पूरे विश्वास के साथ बताए जा सकते थे। मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ, है ना? सारूनादा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूंगा, परंतु मैं हैरान हूँ, मुझे बताएं कि आप गुलाम कैसे बने? सारूनादा ने अपने कंधे उचकाए। कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है। जुए और शराब के कारण मुझ पर यह संकट आया था। मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार हुआ था। एक झगड़े में उसने अपने मित्र को मार डाला। मेरे पिता यह नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मुताबिक मुकदमा चले, इसलिए उन्होंने मुझे गुलाम बनाकर मृत व्यक्ति की विधवा के हवाले कर दिया। जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए, तो उस विधवा ने गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच दिया। हादान गुला ने कहा, कितनी शर्म और अन्याय की बात है, परंतु मुझे बताएं, आप दोबारा कैसे स्वतंत्र हुए? हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ से निकलते समय खेत जोतने वालों ने हमारी खिल्ली उड़ाई। एक ने अपना फटेहाल टोप उठाकर और सिर झुकाकर हमारा अभिवादन किया और कहा, सम्राट के अतिथियों, बेबीलोन में आपका स्वागत है। वे शहर की दीवारों पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पर दावत का आयोजन किया गया है। दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है। इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े। समुद्री डाकू यह सुनते ही आपे से बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा। मैंने उससे पूछा, इन लोगों ने यह क्यों कहा कि सम्राट दीवारों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? वह बोला, शहर की दीवारों तक ईंट ढोने वाले अपनी कमर टूटने तक ईंट ढोते रहते हैं। यह भी संभव है कि कमर टूटने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उसकी जान ले लें, पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। फिर मेडिको बोला, मालिक अपने इच्छुक और मेहनती सेवकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेंगे? मालिक अच्छे गुलामों को पसंद करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जुबैदों ने टिप्पणी की, मेहनत कौन करना चाहता है? ये खेत जोतने वाले समझदार हैं। ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ काम चला रहे हैं। मेडिको ने विरोध करते हुए कहा, आप काम टालकर प्रगति नहीं कर सकते। अगर आप दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोतते हैं तो बहुत अच्छा काम है और हर मालिक यह बात जानता है। परंतु अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा हेक्टेयर जोतते हैं तो यह काम को टालना है। मैं काम नहीं टालता। मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है, क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। इसी की बदौलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं, मेरा खेत, मवेशी और फसल, सब कुछ। यह जुबैदों ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, और इस समय वे सारी चीज़ें कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आदमी को चालाक बनना चाहिए और बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहिए। यही बेहतर नीति है। तुम देखना, अगर हमें दीवारों पर काम करने के लिए बेच दिया जाएगा तो मैं पानी का थैला उठाऊंगा या ऐसा ही कोई आसान काम करूंगा, ताकि तुम जो काम करना पसंद करते हो, ईंटें ढोकर अपनी कमर तोड़ लोगे। वह मूर्खतापूर्ण अंदाज में हंसा। उस पूरी रात में दहशत में रहा। मैं सो नहीं पाया। मैं गार्ड की रस्सी के करीब खिसक आया। जब बाकी लोग सो गए तो मैंने पहरा देने वाले गार्ड गोडोसो का ध्यान आकर्षित किया। वह उन लुटेरे अरबवासियों में से था जो आपका पर्स लूटते समय यह सोचते थे कि उन्हें आपका
गला भी काट देना चाहिए। मैंने फुसफुसाकर पूछा, गोडोसो, मुझे बताओ, जब हम बेबीलोन पहुँचेंगे तो क्या हमें दीवारों के काम में लगाने के लिए बेचा जाएगा? उसने सावधानी से पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं गिड़गिड़ाया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं जवान हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं दीवारों पर काम करते हुए नहीं मरना चाहता, मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता। क्या अच्छा मालिक मिलने की कोई संभावना है? उसने धीमे से कहा, मैं बताता हूँ। गोडोसो को कोई दिक्कत मत दो। अक्सर हम सबसे पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। जब खरीदार आएं तो उनसे कहो कि तुम मेहनती हो और तुम अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे, पूरी कोशिश करो ताकि खरीदार तुम्हें खरीद लें। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम ईंटें उठाओगे, जो बहुत कठोर काम है। उसके जाने के बाद में मैं गर्म खेत में लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा। मेडिगो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है। मैं सोच रहा था कि वह मेरा भी सबसे अच्छा मित्र होगा। निश्चित रूप से होगा, अगर वह मुझे इस संकट से निकाल ले। जब मेडिको जागा तो मैंने उसके कान में फुसफुसाकर यह अच्छी खबर दी। जब हम बेबीलोन की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे लिए यह आशा की इकलौती किरण थी। शाम को हम दीवारों के पास पहुँचे। हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चींटियों की तरह ऊंचे रास्तों पर ऊपर नीचे आ जा रही थी। करीब पहुंचने पर यह देखकर हैरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे। कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे, कुछ मिट्टी की ईंटों में मिट्टी मिला रहे थे। बहुसंख्यक लोग ईंटों को बड़ी बास्केटों में लेकर मैसन्स तक जाने वाली ऊंची पगडंडियों पर चल रहे थे। ठेकेदार ढीले मजदूरों को गालियां दे रहा था और कतार में न चलने वाले लोगों की पीठ पर चाबुक चला रहा था। थके लोग अपनी भारी बास्केट के बोझ से लड़खड़ाकर गिर जाते थे और दोबारा नहीं उठ पाते थे। अगर चाबुक के बावजूद वे उठकर खड़े भी होते थे तो उन्हें एक तरफ धकेल दिया जाता था और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता था। जल्दी ही उन्हें दूसरे कायरों के पास पहुंचा दिया जाता था, जहां कब्र उनका इंतजार कर रही होती थी। मैंने सोचा, अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। दोस्तों, लेसन बड़ा है, इसको कई भागों में बांट करके प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज यहीं तक। जय हिंद फ्रेंड्स।